चले सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑटम 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है। और इस सवाल के दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की वेटेज 5 मार्क्स, पार्ट बी की वेटेज 4 मार्क्स। पहले पार्ट ए को देखते हैं। पार्ट ए में कहता है मासूम इज द सोल ओनर ऑफ अ बिजनेस दैट इज एंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। एक इंडिविजुअल है मासूम के नाम से जो कि एक बिजनेस रन कर रहा है एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, फर्नीचर की ट्रेडिंग करता है। दो ट्रांजेक्शन है हमारे पास। रिक्वायरमेंट में कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर डिस्कस। अब आपसे कंप्यूट करने के लिए नहीं कहा, बल्कि आपको टैक्स इंप्लीकेशंस डिस्कस करनी है। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन फॉर मासूम। पहली एडजस्टमेंट में कहता है he withdrew furniture set worth 3 million from his business to present it to his daughter on the occasion of her wedding. The cost of the furniture was 2.5 million. इसकी दुकान में 25 लाख रुपए का एक फर्नीचर रखा हुआ था। इसने अपनी बेटी के जहेज में वही फर्नीचर दे दिया और इस फर्नीचर की फेयर मार्केट वैल्यू 3 मिलियन है। सर पहले तो ये किस हेड में टैक्स होगा? पहले तो ये किस हेड में टैक्स होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? सर ये कैपिटल गेन के हेड में टैक्स नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन ही क्या थी? कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड टू द बिजनेस। सारे के सारे एसेट कैपिटल एसेट है, बट डज नॉट इंक्लूड any stock in trade, raw material or consumable that is held for the purpose of business। लेकिन जो आपकी बिजनेस इन्वेंट्री है वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये तो अपनी दुकान का फर्नीचर दे रहा है ना अपनी बेटी को, यानी बिजनेस इन्वेंट्री दे रहा है, तो बिजनेस इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं है। इसकी डिस्पोजल पे जो गेन और लॉस आएगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, अब इनकम फ्रॉम बिजनेस में गेन और लॉस कैलकुलेट कैसे होगा? इसने तो फ्री में दिया है अपनी डॉटर की शादी में गिफ्ट, इसने तो फ्री में दिया है। सर कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, कंसिडरेशन तो नहीं है। 3 मिलियन माइनस 2 मिलियन, सर 1 मिलियन हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस बन गया। सॉरी, 3 मिलियन माइनस 2.5 मिलियन, 0.5 मिलियन हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस। यस, इसका मैं किस तरह से इसको डिस्कस करना है उसके लिए आईकेप का सोल्यूशन भी आपके सामने ओपन करके रीड कर देता हूं। आईकेप ने इसको थोड़ा तगड़ा डिफाइन किया। कहता है अप्लाइंग द बिजनेस स्टॉक फॉर पर्सनल यूज इज ट्रीटेड एज डिस्पोजल ऑफ एसेट बाय द ओनर। अगर एक बिजनेस एसेट को आप पर्सनल यूज में लेकर आ रहे हो तो ये पर्सनल एसेट का, सॉरी, ये बिजनेस एसेट का डिस्पोजल है। Therefore, withdrawing the furniture set from the stock for personal use is treated as disposal. The consideration received from this disposal shall be fair market value of the furniture set determined at the time it was utilized for the personal use, and the cost of the furniture can be claimed as allowable expense against the consideration received. Consequently, the following income shall be subject to tax under the head income from business. Fair market value treated as consideration 3 million, less cost 2.5 million, 0.5। तो थोड़ा हमें बातें लिखनी पड़ेंगी। कंपटीशन इस तरीके से दिखा दे, ब्रैकेट में दिखा दे, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट में कहता है he sold an antique table for rupees 1 million. He sold an antique table for rupees 1 million. The table had been gifted to him by his father back in 2012. The fair market value at the time of gift was 2.2 million, and his father originally purchased the table for 0.5 million. पहला तो ये सवाल कि ये किस हेड में टैक्स होगा? सर ये कैपिटल गेन में होगा। ये इसकी दुकान का फर्नीचर नहीं है, ये इसको अपने आबा अजदाद से, फादर से गिफ्ट में मिला था, और एक एंटीक फर्नीचर है। एंटीक कुछ एसेट ऐसे थे सेक्शन 38 से सेक्शन 5 में, जिसको लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली बाय नेम फर्नीचर, बाय नेम कैपिटल एसेट बना दिया था। अब इसको बेचा 1 मिलियन का, इसके फादर ने खरीदा 0.5 मिलियन का, इसके फादर ने जब गिफ्ट किया तब 2.2 मिलियन। हमारे लिए कॉस्ट क्या होगी? सर हमारे लिए इसकी कॉस्ट 1 माइनस 0.5। इसका भी आईकेप का सोल्यूशन देख लेते हैं। नहीं, 2.2 नहीं होगी। जब आपको रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलता है तो आपके हाथों में वो गिफ्ट का मिलना टैक्स नहीं होता, लेकिन
गिफ्ट देने वाले के लिए जो कॉस्ट है वही आपके लिए कॉस्ट बनेगी। सोल्यूशन में क्या कह रहा है? सोल्यूशन में कह रहा है एंटीक इज अ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 38 पोजीशन 5, छोड़े उसको। ड्यूरिंग द ईयर इट इज सोल्ड, ड्यूरिंग द ईयर इट इज सोल्ड, therefore gain or loss on its disposal shall be computed as follow: sale proceed 1 million, कॉस्ट ये नहीं आएगा। कॉस्ट क्या आएगी सर? कॉस्ट आएगी हमारे पास कॉस्ट फॉर फादर, तो ये आ जाएगा 0.5। अरे तो रुक जाओ ना, मैं बता रहा हूँ। 0.5 की जब कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर गेन भी 0.5 आएगा, तो ये गेन हो जाएगा। और इसने ये बात लिख भी दी है कि 0.5 इज ऑल्सो कंसिडर्ड करेक्ट, तो मैंने तो 0.5 ही कर दिया है। However, loss incurred from this disposal is not recognized, चूंकि हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें तो गेन आ रहा है, तो ये वाला जुमला रखने की जरूरत नहीं है आपको। जब मैंने ये एसेट का चैप्टर पढ़ाया होगा, और जब एसेट के चैप्टर में एक्विजिशन की, डिस्पोजल की, कॉस्ट की, कंसिडरेशन की डेफिनेशन बताई होगी, फिर एक सेक्शन कवर करवाया था नॉन रिकॉग्निशन रूल, याद है हमें? उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एसेट विरासत में, अगर कोई एसेट गिफ्ट में, अगर कोई एसेट अंडर एन एग्रीमेंट बिटवीन स्पाउस टू लिव पार्ट के नतीजे में ट्रांसफर हो रहा है, तो देने वाले के हाथों में कोई गेन लॉस नहीं आएगा, लेने वाले के हाथों में उस एसेट के गिफ्ट के मिलने के नतीजे में कोई टैक्सेशन नहीं होगी, लेकिन जो सामने वाले की कॉस्ट है वही आप लोगों की कॉस्ट होगी। ये बात याद आ रही है हमें? अब ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 79 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, नॉन रिकॉग्निशन रूल, ये कैफ 2 के कोर्स का पार्ट नहीं है, ये कैफ 2 के कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया इसलिए था क्योंकि पास पेपर में बहुत सी ट्रांजेक्शन के अंदर ये एडजस्टमेंट दी हुई है। इस वजह से एग्जामिनर को तो नहीं पता कि हर बंदे ने मुर्तुजा कायद से ही पढ़ा है कि उसने 79 पढ़ा दिया होगा, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे ये कर दिया कि 2.2 को भी माइनस कर दिया और 0.5 के बारे में भी लिख दिया। लेकिन एक्यूरेट ट्रीटमेंट इसकी ये है कि आपकी कॉस्ट वही होगी जो गिफ्ट देने वाले के हाथों में, इनहेरिटेंस करने वाले के हाथों में कॉस्ट थी। तो आप आने वाले वक्तों में अगर एग्जाम में दोबारा इस तरह की एडजस्टमेंट आ जाए, अब वही कॉस्ट लीजिएगा जो आपके रिलेटिव के हाथों में कॉस्ट आ रही थी। सर इन्होंने ऐसा क्यों छोड़ा है? क्योंकि ये जो सेक्शन 79 में आपको कवर करवाया वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। स्टिल मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करके आ जाए, ये एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर भी ना लॉ के अंदर बहुत फ्रिक्वेंट चेंजेस आई हैं। पहले कुछ और प्रोविजन था, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ। आज की अपडेटेड पोजीशन ये है कि अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट में और इनहेरिटेंस में कोई एसेट मिल रहा है, तो जो देने वाले की कॉस्ट होगी वही आपकी कॉस्ट होगी। फिर हमारे पास इस सवाल का एक और पार्ट है, कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, if a person sustains a loss under any head of income in the tax year, the same can be set off against the income from any other head of income. State four exception to this principle. कह रहे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के प्रोविजन के तहत अगर एक बंदा किसी हेड में लॉस जनरेट करे, तो उस लॉस को हम दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट कर देते हैं। इसकी 4 एक्सेप्शंस बताएं। सर 3 हेड्स किसी और को अपना लॉस सरेंडर नहीं कर सकते, 3 हेड्स अपना लॉस किसी को सरेंडर नहीं कर सकते। कैपिटल लॉस, स्पेकुलेशन लॉस और फॉरेन सोर्स लॉस ऑफ एनी हेड ऑफ इनकम। लेकिन अभी 3 बातें हुई, और क्या लिखे हैं सर? और ये वाली बात लिख देंगे कि सैलरी एक ऐसा हेड है जो किसी और का लॉस बर्दाश्त नहीं करता है। तो यहाँ पे आप ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे। सैलरी cannot absorb losses of other heads of income, number 1. Capital loss cannot be adjusted against income of any other head of income, number 2. Speculation business loss cannot be set off against income of any other head, point number 3. Or foreign source loss of any head of income cannot be set off against income of any other head, point number 4. इसका जो आईकेप ने सोल्यूशन लिखा है ना, वो बहुत ही पोअरली ड्राफ्ट, बहुत ही फजूल सा सोल्यूशन है। मैं रीड कर देता हूं। कहता है फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द गिवन रूल। लॉस फ्रॉम एनी हेड ऑफ इनकम, लॉस फ्रॉम एनी हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट अप अगेंस्ट, कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट सैलरी, पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, ये वाली बात भी सही है। कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम, ये वाली बात सही है। लॉस under any head of income falling under final tax regime cannot be set off against income subject to normal tax regime, ये वाली बात लीगली टेक्निकली गलत है।
क्योंकि फाइनल टैक्स रिजीम कोई हेड ऑफ इनकम नहीं है। फाइनल टैक्स रिजीम कोई हेड ऑफ इनकम नहीं है, वो पूरा चार्जेबिलिटी का एक दूसरा मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे इन्होंने एक लिख दिया कि भाई एफटीआर के हेड का जो लॉस होगा, एफटीआर इटसेल्फ कोई हेड ही नहीं है, तो ये जुमला लीगली बिल्कुल गलत है। फिर लॉस इन केस वेयर द इनकम वुड हैव बीन एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जांपल लॉस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ एनी टैक्सेबल इनकम। ये बात लीगली सही है, ये बात लीगली सही है, लेकिन यहां पे नहीं लिखी होनी चाहिए। रीजन बीइंग कि एग्जेम्प्ट इनकम भी कोई सेपरेट हेड नहीं है। आपको याद होगा मैंने किसी लेक्चर में बताया था कि लॉ में स्पेसिफिकली 5 इयर्स ऑफ इनकम प्रोवाइडेड है, लेकिन अगर हम लॉ के प्रोविजन को रीड करें और इंटरप्रेट करें तो हम 13 हेड्स क्रिएट कर पाते हैं कि हर हेड के इनकम से एग्जाम इनकम को बाहर निकाला तो आप एग्जाम इनकम को दूसरा हेड कह सकते हो, वो है नहीं। हर हेड की पीएसआई एफएसआई को अलग किया तो आप एफएसआई को अलग हेड कह सकते हो, वो है नहीं। स्पेकुलेशन बिजनेस को अलग हेड ऑफ इनकम बनाए, तो ये वाली बात लीगली सही है कि अगर किसी ऐसी एक्टिविटी से लॉस आ जाए जिसकी इनकम एग्जाम थी, उसे भी हम एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उस एक्टिविटी से आने वाली इनकम एग्जाम इनकम कोई दूसरा हेड नहीं होता। और लास्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है, लॉस फ्रॉम फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। क्या ये जुमला सही है? सही है। मैं पूछ रहा हूँ। लॉस फ्रॉम फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ विद पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। सर ये जुमला भी गलत है। पाकिस्तान इसको पढ़ के पता है क्या लग रहा है कि अगर एफएसआई का लॉस है ना तो वो पीएसआई से एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन एफएसआई से एडजस्ट हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। एफएसआई में अगर किसी हेड में लॉस आ जाए तो ना वो पीएसआई से एडजस्ट होगा, ना वो किसी और हेड के एफएसआई से एडजस्ट होगा। तो सही जुमला ये होना चाहिए कि लॉस फ्रॉम फॉरेन सोर्स इनकम अंडर एनी हेड, loss from foreign source income under any head cannot be set off against any income, against income of any other head, whether of PSI whether of FSI। FSI में अगर किसी हेड में लॉस आ जाए तो ना वो PSI की किसी इनकम से एडजस्ट होगा, ना वो FSI की किसी इनकम से एडजस्ट हो रहा होगा। क्या ये बातें समझ आ रही है? मैं yes,